नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो शुरू करते हैं अपने आगे का टॉपिक, अग्नाशय, जो अपने पाचन में चल रहा था। तो आमाशय, अग्नाशय आपने कर लिया था, आमाशय कर लिया था पिछली क्लास में, और यकृत भी कर लिया था। इससे अगला टॉपिक अपने अग्नाशय है। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे, मतलब उधर भाग में, मतलब देख लीजिए, आमाशय के नीचे या उधर भाग में अग्नाशय पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उधर भाग में, आमाशय के नीचे। अग्नाशय का दूसरा नाम होता है पैनक्रियाज। क्या नाम होता है? पैनक्रियाज। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आमाशय का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे पैनक्रियाज। और ये आमाशय के पास उधर भाग में स्थित होता है। ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। आमाशय क्या होती है? एक ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों प्रकार के मतलब स्त्रावन करती है। हार्मोन्स को भी, हार्मोन्स व एंजाइम्स दोनों का स्त्रावन करती हैं, दोनों का स्त्रावन करती है। मतलब इसे मिश्रित प्रकार की ग्रंथि भी कहा जाता है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है। और जो अग्नाशय होती हैं वो एक पूर्ण पाचक ग्रंथि होती हैं, पाचक ग्रंथि होती हैं, पूर्ण पाचक ग्रंथि होती हैं। तो अग्नाशय में आपने देखिए क्या क्या पढ़ा है। अग्नाशय का दूसरा नाम पैनक्रियाज, ये पूर्ण पाचक ग्रंथि होती हैं, आमाशय के ठीक नीचे उदर भाग में स्थित होता है, और ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। तो अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय रस का स्रावन होता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस का स्रावन होता है। तो अग्नाशय रस का स्रावन होता है। तो अग्नाशय रस का पीएच क्या होता है? अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है? 7.7। मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति का आता है, क्षारीय, हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का अग्नाशय रस होता है। तो अग्नाशय में दूसरी इसको, अग्नाशय को अपने दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कहा जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी दूसरी पाचक ग्रंथि होती है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी पहले कौन सी थी? यकृत, और दूसरी अग्नाशय। तो अपने ये टॉपिक इसमें होते हैं। अग्नाशय के बारे में और आगे चलेंगे। इसका नाम पैनक्रियाज, ये आमाशय के ठीक नीचे उदर भाग में होता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्रावन होता है। अग्नाशय रस का पीएच होता है वो 7.7, क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। और आपने क्या पढ़ा था कि ये दोनों प्रकार का होता है, मिश्रण होता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स का भी स्रावन करता है। तो अपने इस प्रकार की ग्रंथि ये दो भागों में बंटा होता है। अग्नाशय के दो भाग होते हैं। एक तो होता है बाहरी भाग, दूसरा होता है आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग और आंतरिक भाग दो प्रकार होते हैं इसके। बाहरी भाग होता है जो अपने
इसके अंदर होता है। बाहरी भाग में अग्नाशय रस होता है और दूसरे में लैंगरहैंस द्वीप सेल्स होती है। ये बाहरी भाग है, उसमें अग्नाशय रस का स्रावन होता है। अग्नाशय रस का स्रावन होता है। इसमें बाहरी भाग में क्या होता है, अग्नाशय रस का स्रावन होता है। और जो होता है अपने आंतरिक भाग में अपने जो होता है लैंगरहैंस द्वीप सेल्स इसमें पाई जाती है। जो बाहरी भाग है वो तो क्या करता है, अग्नाशय रस का स्रावन करता है। जो आंतरिक भाग होता है वो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कोशिकाएं भी 3 टाइप की होती हैं। ये कोशिकाएं भी 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, बीटा, लैम्डा, गामा, डेल्टा या गामा सेल्स। जो अल्फा कोशिका है उसका नाम होता है ग्लूकागोन और दूसरी होती है इंसुलिन्स। ये होता है ग्लूकागोन, इसका नाम होता है इंसुलिन। तो आप जानते हैं इंसुलिन के टीके आते हैं जो, इसकी खोज बेटिंग ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, बेटिंग ने की थी। तो अपनी जो डेल्टा कोशिका हैं वो सोमेटोस्टेनिन जो होती हैं, ये डेल्टा या बीटा, डेल्टा या गामा। तो इसकी खोज अपने किसने, सोमेटोस्टेनिन होता है, इसका नाम सोमेटोस्टेनिन होता है। जो नहीं इसका नाम नहीं होता। जो एक अल्फा कोशिका होता है वो तो ग्लूकागोन का स्रावन करती है, बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रावन करती है। जो लैम्डा या डेल्टा कोशिका है वो सोमेटोस्टेनिन का स्रावन करती है। तो जैसे इसमें है अपने ग्लाइकोजन होता है, वो किसकी उपस्थिति में बनता है, जो ग्लाइकोजन अपनी ग्लाइकोजन की रिएक्शन होती है, जो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, वो इंसुलिन और ग्लूकागोन की उपस्थिति में ही, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही होता है। ये दोनों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो आप ये उतार लीजिएगा। तो अपने आगे चलते हैं। इसमें इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है और इंसुलिन की बढ़ोतरी से अपने शरीर में क्या होता है। इंसुलिन की कमी से अपने क्या हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है। तो इंसुलिन की जो इंसुलिन है, तो इंसुलिन अधिक हो जाएगा अपने शरीर में, तो ये इस रोग का नाम होता है। इंसुलिन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। और इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है और कमी से डायबिटीज और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है इसमें। तो अग्नाशय के अंदर अपने इतना टॉपिक ही बहुत अधिक होगा। अपने रीट लेवल में सिर्फ और सिर्फ इतना ही टॉपिक पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हार्मोन्स के नाम पूछ रहे हैं। इंसुलिन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, इस कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं क्या होती है, बाहरी भाग कौन सा रस स्रावन करता है, अग्नाशय कितने टाइप का होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन
जैसे ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है, ग्लाइकोजन से। इंसुलिन और ग्लूकोगोन की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो अपने चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अपनी छोटी आंत के बारे में। दूसरा टॉपिक आज का छोटी आंत। छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक पाचन बोल दिया जाए तो कहाँ पे होता है, इसमें ही होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के अंदर ही पूछ ले तो ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में होता है। इसका डायग्राम देख लीजिए पहले एक बार आप। तो ये वाला डायग्राम छोटी आंत के लिए आता है। तो ये क्या होती है, छोटी आंत। रफली डायग्राम है। आमाशय, ये कृत। तो ये वाला भाग होता है जो ये होता है अपनी ग्रहणी, ये मध्यांतर और ये शेषांतर। ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर, 3 टाइप में छोटी आंत डिवाइडेशन होती हैं। तो ये हमने बोल ही दिया कि भोजन का सर्वाधिक पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के अंदर ग्रहणी में होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई पूछ ले तो 6 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। तो ये 3 टाइप की होती है छोटी आंत, जो हमने बता ही दिया था। इसको मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। पहली होती है 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है छोटी आंत। तो 3 टाइप कौन सी होती हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर। ग्रहणी को अपने क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं और जेजुनम बोलते हैं और इलियम। इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, इसको जेजुनम और इसको एलियम। ये इसके इंग्लिश नेम हो गए और ये इसके हिंदी नेम हो गए। तो सर्वप्रथम हम अपनी बात करेंगे किसकी, सर्वप्रथम हम बात करेंगे ग्रहणी की या ड्यूडेनम की। छोटी आंत में सबसे सर्वप्रथम बात करेंगे हम अपने ड्यूडेनम की। और जैसे ग्रहणी में ड्यूडेनम है, ग्रहणी का नाम ही ड्यूडेनम है। तो ये कार्य क्या करती हैं, जो ग्रहणी है या ड्यूडेनम जो कार्य क्या करती हैं, ये भोजन सर्वप्रथम बोल देते हैं कि भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है, ग्रहणी में होता है। इसका आकार पूछ ले तो आकार है इसका यू आकार की होती है, यू आकार की होती है। और सबसे लास्ट में इसमें पार्ट का हो जाएगा
कि ये कार्य क्या करती है अपने, कार्य इसका हो जाएगा, इसका कार्य है कि भोजन को आगे धकेलने का, आगे धकेलने का कार्य करती है। सर्वप्रथम क्या हो जाए, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में। आकार योगकार की होती है, कार्य भोजन को आगे धकेलने का। ये अपने हो गई, क्या होगी, ग्रहणी या ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट अपने अब करेंगे। दूसरा पार्ट है मध्यांतर या जेजुनम। मध्यांतर या जेजुनम क्या होता है, मध्यांतर है, मध्यांतर जस्ट ग्रहणी से नीचे होता है। ग्रहणी व शेषांतर के बीच का भाग क्या होता है, बीच का भाग अपने मध्यांतर होता है। मध्यांतर, और यह जो मध्यांतर है यह ग्रहणी से छोटा होता है। क्या होता है, ग्रहणी से इसका आकार क्या होता है, अपने छोटा होता है। तो ग्रहणी से छोटा होगा तो ये कार्य क्या करता है, अपने जो होता है ये मध्यांतर क्या कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है। अब इसका कार्य क्या होता है, जो मध्यांतर होती है वो आंतरीय रस का स्त्रावण करता है जिससे भोजन को छोटे छोटे रूप में विघटित कर आगे की ओर भेजता है। ये इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा। सर्वप्रथम ग्रहणी व शेषांतर के बीच का भाग कौन सा होता है, मध्यांतर। यह ग्रहणी से छोटा भाग होता है। छोटा भाग किससे, मध्यांतर ग्रहणी से छोटा भाग होता है। जेजुनम ग्रहणी से छोटा भाग होता है। कार्य इसका आंतरिक रस का स्रावण करता है जिससे भोजन को छोटे छोटे रूप में विघटित कर आगे की ओर धकेल देता है या भेज देता है। तो अपनी तीसरी बात करेंगे इसमें मध्यांतर अपने हो गया, ग्रहणी होगी, मध्यांतर हो गया। अब शेषांतर की बात करेंगे। शेषांतर में देखिए, शेषांतर को शुद्धांतर भी बोल देते हैं, शुद्धांतर या इलियम, ये इसके 3 नाम होते हैं। बाय द वे पूछ भी ले एग्ज़ाम में कि शेषांतर को क्या क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने शुद्धांतर और इलियम। जो शेषांतर होता है इसमें एक विशिष्ट प्रकार के जो होते हैं जीवाणु पाए जाते हैं। शेषांतर में विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु कौन से होते हैं, ई कोलाई जो होते हैं वो कौन से होते हैं, किस में होते हैं, छोटी आंत में होते हैं। छोटी आंत के शेषांतर भाग में होते हैं जो भोजन को विघटित करते हैं, भोजन का विघटन करते हैं, ये उसका पाचन करते हैं। सबसे मेनली पार्ट है इसमें शेषांतर का यही है। और बाकी तो जैसे देख लीजिए ये ग्रहणी से ये अंतिम भाग होता है और
जो भोजन का पाचन करता है वो ये भोजन होता है जो पाचन करता है वो आगे बड़ी आंत के सिक्कम भाग में भेज दिया जाता है। तो सबसे मेनली क्या होता है, ई कोलाई कि इसमें विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पाता है। जीवाणु कौन से होते हैं, ई कोलाई, और ये भोजन का पाचन करके कहाँ भेजता है, सिक्कम भाग में। और सिक्कम भाग में एक अपेंडिकुलर भाग होता है, वो आगे अपनी बड़ी आंत में कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ये छोटी आंत का सबसे अंतिम या अंतिम भाग होता है या लास्ट पार्ट होता है छोटी आंत का। तो अपने ये छोटी आंत कंप्लीट होगी, अपने अब करेंगे बड़ी आंत को। छोटी आंत कंप्लीट, अब बड़ी आंत। बड़ी आंत भी 3 टाइप की होती है अपने। फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड और थर्ड। सिक्कम और थर्ड होता है मलाशय, और ये होता है कोलन। ये सब प्रथम होता है, ये मध्य, और ये मलाशय जो अंतिम पार्ट होता है। सिक्कम पार्ट होता है, सिक्कम पार्ट जहाँ ये भाग होता है जहाँ इसका शेषांतर छोटी आंत का शेषांतर भाग वह बड़ी आंत के सिक्कम से जुड़ता है, उसे अपेंडिकुलर भाग भी कहा जाता है। अपेंडिकुलर भाग कौन सा होता है, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ती है, उसे अपेंडिकुलर भाग कहते हैं। ये कहाँ होता है, ये सिक्कम में होता है। तो अपनी इसकी मेनली बात करने पहले छोटे बड़ी आंत की, ये क्या है वैसे। तो मेनली बात है कि इसमें मेनली तो इसकी छोटी सी बात होती है कि ये इसकी लंबाई कितनी, 1.5 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बड़ी आंत में होता है कि भोजन का पाचन बड़ी आंत में कभी भी नहीं होता। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भोजन का पाचन बड़ी आंत में कभी भी नहीं होता भोजन का पाचन। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 से 2 मीटर। 1.5 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो इसमें 3 टाइप होते हैं, मैंने 3 टाइप बता दिए इसमें पहले ही आपको। सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किसमें होता है, बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है। तो ये 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और मलाशय। सिक्कम भाग होता है तो सर्वप्रथम भाग होता है। अपने ये जो डिवाइडेशन है ये अपने कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक समय पर पहुंचते रहें।